हेलो फ्रेंड्स। आज का लेक्चर है हमारा आरएनए प्रोसेसिंग के ऊपर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एट द एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए मिलते हैं, जिसमें से एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, थ्री मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए हैं, जिसके बारे में हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी ये जो तीनों आरएनए हैं, बिफोर इट बिकम्स मैच्योर इट नीड टू अंडरगो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन, या फिर इन तीनों आरएनए को प्रोसेस होना या फिर मॉडिफिकेशन होना बहुत जरूरी है बिफोर दे गिव ए फाइनल प्रोडक्ट। इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, तीनों आरएनए जो है एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन से होके गुजरता है। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, एमआरएनए डज नॉट गो ए मेजर मॉडिफिकेशन। एमआरएनए को मॉडिफिकेशन या प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती, वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। बट जो टीआरएनए और आरआरएनए है, प्रोकैरियोटिक सेल के केस में भी इनका मॉडिफिकेशन या फिर प्रोसेसिंग जरूरी है। दोस्तों, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ये अगर प्रोकैरियोटिक सेल है, ये डीएनए से आरएनए बन रहा है थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, तो ये ट्रांसक्रिप्शन जब हो रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, यहां से जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ये साइमल्टेनियसली होता रहता है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन भी होता जा रहा है, एमआरएनए बनता जा रहा है, और उसी एमआरएनए से प्रोटीन भी साथ ही साथ बनता जा रहा है। ये एक पूरा का पूरा साइमल्टेनियस प्रोसेस है, एक ही साथ चल सकता है। बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल क्या होता है दोस्तों, ये अगर यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए फॉर्म होता है। अभी इन एमआरएनए को फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए इट हैज टू कम आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। अभी बिफोर कमिंग या फिर न्यूक्लियस से निकलने से पहले इन सब आरएनए का मॉडिफिकेशन होता है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे यूकैरियोटिक प्री एमआरएनए प्रोसेसिंग के बारे में। ठीक है, ये मान लीजिए एक यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल का ये न्यूक्लियस है। अभी हमें पता है न्यूक्लियस में डीएनए रहता है, और डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा हमें मिला एमआरएनए। नो, दिस इज नॉट एमआरएनए, दिस इज प्री एमआरएनए। इसको हम प्री एमआरएनए बोलेंगे, क्योंकि इसको अभी एमआरएनए बनने के लिए प्रोसेसिंग की जरूरत है। प्री एमआरएनए से एमआरएनए बनने के लिए ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, उसको हम बोलेंगे प्रोसेसिंग, आरएनए प्रोसेसिंग। ठीक है, और आरएनए प्रोसेसिंग में यहां क्या क्या स्टेप्स आता है? 5' कैपिंग, पॉलीएडिनाइलेशन और इंट्रॉन स्प्लाइसिंग। अभी ये जो प्री एमआरएनए है दोस्तों, ये जो प्री एमआरएनए है, हमको इसको जूम करके देखते हैं। ये मान लीजिए प्री एमआरएनए है, सिंगल स्ट्रैंड रहता है। आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंड रहता है। ये प्री एमआरएनए जो है, इसका एक 5 प्राइम एंड रहेगा और एक 3 प्राइम एंड रहेगा। अभी मॉडिफिकेशन कहां कहां होगा या फिर प्रोसेसिंग कहां कहां होगा, ये देख लीजिए। 5 प्राइम एंड में प्रोसेसिंग होगा, जिसको हम 5' कैपिंग कहेंगे। 3 प्राइम एंड में एक मॉडिफिकेशन होगा, जिसको हम बोलेंगे पॉलीएडिनाइलेशन। और ये जो पूरा का पूरा आरएनए है, प्री एमआरएनए है, इसमें कुछ रीजंस रहते हैं जिसको हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। यहां बहुत सारा इंट्रॉन्स भी रह सकता है या फिर कुछ इंट्रॉन्स रह सकते हैं। तो ये इंट्रॉन्स जो है, दे आर नॉट एक्सप्रेस सीक्वेंस, मतलब कि ये जो सीक्वेंसेस है, ये प्रोटीन नहीं बना सकता। तो प्रोसेसिंग में क्या होता है दोस्तों, ये इंट्रॉन्स जो है उनको निकाला जाता है, इसको स्प्लाइस आउट किया जाएगा, मतलब काट के फेंक दिया जाएगा ये प्री एमआरएनए से। और जो एक्सॉन्स है,
ये जो दूसरे रीजन्स है उनको हम बोलते हैं एक्सॉन्स। ये एक्सप्रेस सीक्वेंस है, मतलब कि ये सारे एक्सॉन रीजन्स जो है वो एक्सप्रेस्ड होते हैं। याद रखने के लिए, एक्सॉन्स आर एक्सप्रेस्ड, इंट्रॉन्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड, याद रख सकते हो आप। और इंट्रॉन जो है इंटरस्पर्स रीजन रहते हैं बिटवीन द एक्सॉन्स, मतलब एक्सॉन्स के बीच में जो रीजन्स रहते हैं और जो फाइनली प्रोटीन्स नहीं बना सकता उनको हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। अभी ये जो थर्ड मॉडिफिकेशन है इसमें ये नॉन एक्सप्रेस सीक्वेंस को काट के निकाला जाता है और फाइनली एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाता है टू मेक ए फाइनल एमआरएनए। ठीक है, तो हमेशा प्री एमआरएनए बड़ा होगा या फिर लॉन्ग होगा एज कंपेयर टू फाइनल प्रोडक्ट एमआरएनए। ठीक है, तो चलिए अभी हर एक मॉडिफिकेशन को हम डिटेल में देखते हैं। 5 डेज कैपिंग में चलते हैं पहले। तो दोस्तों 5 डेज कैपिंग का प्रोसेस समझते हैं। ये कैसे होता है? इसको कैटेलाइज करता है एक डायमेरिक कैपिंग एंजाइम जो कि लिंक्ड होता है आरएनए पॉलीमरेज 2 के साथ ही। एंड जब ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है, ट्रांसक्रिप्शन होते टाइम ही क्या करता है, ये जो एंजाइम है वो 5 डेज कैपिंग लगा देता है नए प्री एमआरएनए में। ठीक है, ये प्रोसेस कैसे होता है? ये एंजाइम डायमेरिक है, आपको पता है। तो पहला जो सब यूनिट है, पहला सब यूनिट क्या करता है, फॉस्फोहाइड्रोलेस एक्टिविटी शो करता है और जो 5 प्राइम एंड वाला न्यूक्लियोटाइड है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, उसमें से गामा फॉस्फेट जो है उसको निकाल बाहर फेंकता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो दूसरा सब यूनिट है इस एंजाइम का, दूसरा सब यूनिट गुआनिनल ट्रांसफरेज एक्टिविटी शो करता है और जीटीपी से, यह है जीटीपी, जीटीपी से इसका 2 फॉस्फेट निकाल के जीटीपी मोनोफॉस्फेट को इस न्यूक्लियोटाइड के साथ लिंक कर देता है। तो अभी हमें एक गुआनोसिन 5' to 5' ट्राइफॉस्फेट स्ट्रक्चर मिल गया ये। ठीक है, अभी क्या होता है, एक दूसरा मॉलिक्यूल है जिसको हम बोलते हैं एस एडिनोसाइल मिथियोनिन, एस एडिनोसाइल मिथियोनिन। इसमें से जो मिथाइल ग्रुप है, एस एडिनोसाइल मिथियोनिन से जो मिथाइल ग्रुप है उसको N7 पोजीशन ऑफ गुआनोसिन में लगा रहता है थ्रू गुआनिन 7 मिथाइल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। ठीक है, और ये जो कैप है उसको हम बोलते हैं 7 मिथाइल गुआनोसाइन कैप। समझ में आ गया होगा, एक बार रिपीट कर देता हूं। जो हमारा प्री एमआरएनए है, प्री एमआरएनए का जो 5 प्राइम एंड है उसमें जो पहला न्यूक्लियोटाइड है, उस न्यूक्लियोटाइड का गामा फॉस्फेट जो है पहले निकाल फेंकता है थ्रू द फॉस्फोहाइड्रोलेस एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। फिर उसमें क्या ऐड करेगा, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट कहां से आएगा, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से। और ये कैसे होगा, एंजाइम का गुआनिडिल ट्रांसफरेज एक्टिविटी के द्वारा होगा। तो अभी हमें फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड पोजीशन में क्या मिल गया, एक गुआनोसिन 5' to 5' ट्राइफॉस्फेट स्ट्रक्चर मिल गया। अभी ये जो स्ट्रक्चर है गुआनोसिन वाला, उसमें मिथाइल ग्रुप लगेगा और वो मिथाइल ग्रुप कहां से आएगा, एस एडिनोसिल मिथियोनिन से। और वो एक्टिविटी कौन सा एंजाइम पूरा करता है, गुआनिन 7 मिथाइल ट्रांसफेरेज। तो इस तरह जो प्री एमआरएनए है उसमें एक 5 डेज कैपिंग लग जाता है। ये 5 डेज कैपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका मेन फंक्शन क्या है दोस्तों, इसका मेन फंक्शन है इट प्रोटेक्ट्स एमआरएनए फ्रॉम डिग्रेडेशन। मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियसेस रहते हैं जो कि डीएनए को या फिर आरएनए को काट सकते हैं या फिर डिग्रेड कर सकते हैं। अभी ये जब 5 डेज कैपिंग लग गया ना दोस्तों, अभी ये एमआरएनए को कुछ नहीं कर सकता, ये प्रोटेक्ट रहता है फ्रॉम डिग्रेडेशन। और ये जो एमआरएनए अभी बना, ये जो 5 डेज कैपिंग लगा हुआ है, ये 5 डेज कैपिंग विल हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म।
और ये जो कैपिंग है वो एमआरएनए को ट्रांसलेशन जब होता है, एमआरएनए का जब ट्रांसलेशन होता है वो राइबोसोम में बाइंड करने के लिए भी हेल्प करता है। तो यही था 5' कैपिंग। चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं जो कि है पॉलीएडिनाइलेशन। तो दोस्तों पॉलीएडिनाइलेशन का सीधा सीधा मतलब है कि जो एमआरएनए है हमारा, प्री एमआरएनए है हमारा, तो प्री एमआरएनए में जो भी 3 प्राइम एंड में पॉली ए टेल लगेंगे उसको हम बोलते हैं पॉलीएडिनाइलेशन। तो दोस्तों ये पॉलीएडिनाइलेशन कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स, हमें कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। ये है हमारा प्री एमआरएनए, 5 प्राइम एंड है ये, और ये है 3 प्राइम एंड, ठीक है। अभी इस प्री एमआरएनए में कुछ लैंडमार्क्स रहते हैं, जैसे कि पॉली ए सिग्नल हो गया, पॉलीएडिनाइलेशन साइट हो गया, और एक जीयू रिच एलिमेंट हो गया। आप देख सकते हैं इनका पोजीशन क्या है, पॉलीएडिनाइलेशन साइट के ठीक 10 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स अपस्ट्रीम क्या रहेंगे, पॉली ए सिग्नल रहेंगे, और पॉलीएडिनाइलेशन साइट के अप्रोक्सीमेटली 30 न्यूक्लियोटाइड डाउनस्ट्रीम जीयू रिच एलिमेंट रहते हैं। तो ये तीनों जो है ये लैंडमार्क्स की तरह काम करते हैं, जहां की हमारा क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर्स, जो कि मॉलिक्यूल्स ये सब प्रोटीन्स है, वो सब स्कैन करते हैं 14 एमआरएनए और यहाँ आके बाइंड करते हैं। पहला स्टेप क्या है, बाइंडिंग ऑफ सीपीएसएफ, मतलब क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर। ये आके कहाँ बाइंड करेगा, ये पॉली ए सिग्नल में बाइंड करेगा। एज सुन एज ये बाइंड करेगा, इट विल इनिशिएट अनदर प्रोटीन जो कि है क्लीवेज फैक्टर 1 एंड क्लीवेज फैक्टर 2। वो आके कहाँ बाइंड करेगा, पॉलीएडिनाइलेशन जो साइट है ये यहाँ पॉलीएडिनल साइट में आके बाइंड करेगा, और साइमल्टेनियसली एक अनदर स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स है जो क्लीवेज फैक्टर है, क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, वो आके जीयू रिच एलिमेंट में आके बाइंड करेगा। ये तीनों बाइंड करने के बाद क्या होता है, ये पॉलीएडिनाइलेशन साइट जो है इसमें एक कट लगेगा, क्लीवेज, यहाँ क्लीवेज होता है, और उसके बाद जब क्लीवेज होता है उसी के साथ साथ एक एंजाइम आके इसमें बाइंड करता है जो कि है पॉली ए पॉलीमरेज एंजाइम। वो आगे क्या करता है, एडिनिन जो न्यूक्लियोटाइड एडिनिन ट्राइफॉस्फेट आके उसमें पूरा अराउंड 250 बेस पेयर तक वो ऐड कर सकता है। पॉली ए पॉलीमरेज इसको इस रिएक्शन को कंप्लीट करता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो रिएक्शन है वो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, मतलब कि इसमें किसी टेम्पलेट की जरूरत नहीं पड़ी हमें। जो हमारा प्री एमआरएनए है उसी में आके उसी को जस्ट एक्सटेंड करेगा ये हमारा पॉली ए पॉलीमरेज। और ऐसे ही पॉलीएडिनाइलेशन का जो प्रोसेस है पूरा कंप्लीट होता है, और एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस हमें क्या मिलता है, एक प्री एमआरएनए जिसमें कि हमें अराउंड 250 स्ट्रेच ऑफ एडिनिन मिलता है, ए का एक टेल मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं जो कि है इंट्रॉन स्प्लाइसिंग। तो दोस्तों इंट्रॉन स्प्लाइसिंग क्यों करना पड़ता है, हमारा जो प्री एमआरएनए जो है उसमें बीच बीच में कुछ रीजन्स रहते हैं जिनको हम बोलते हैं इंट्रॉन्स, और ये जो रीजन्स है वो फाइनली एक्सप्रेस नहीं हो सकता, मतलब ये जो रीजन्स है वो प्रोटीन्स नहीं बना सकता। तो इन रीजन्स को हमें निकाल फेंकना पड़ता है, मतलब कि जो प्री एमआरएनए है उनसे स्प्लाइस आउट करना पड़ता है, और जो एक्सॉन्स है, एक्सॉन्स मतलब जो फाइनली एक्सप्रेस हो सकता है प्रोटीन्स में, तो इन एक्सॉन्स को हमें टुगेदर स्प्लाइस करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस कैसे होता है, चलिए देखते हैं। हमारा जो मोस्ट कॉमन इंट्रॉन स्प्लाइसिंग प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं GUAG इंट्रॉन स्प्लाइसिंग। इसमें क्या होता है, इंट्रॉन्स के बिगिनिंग में एक GU सीक्वेंस रहता है और इंट्रॉन्स के एंड में एक AG सीक्वेंस रहता है, ठीक है, और बीच में एक ब्रांच पॉइंट रहता है जो कि A से रहता है, ठीक है। अभी ये जो GU है वो है 5'GU3 पॉइंट, मतलब कि अगर आप इस पॉइंट में देखो तो ये 5 प्राइम है, 3 प्राइम है, और ये है
5 प्राइम टू 3 प्राइम एजी सीक्वेंस। ठीक है, अभी ये कैसे होता है, हाउ द केमिस्ट्री टेक्स प्लेस। क्या होता है, ये ब्रांच पॉइंट में जो एडेनिन है, ये जो ब्रांच पॉइंट में एडेनिन है, एडेनिन में जो 2 डैश पोजीशन में OH ग्रुप रहता है, वो अटैक करता है हमारा 5 डैश पोजीशन में जो G ग्वानोसिन है उसको, और इन दोनों के बीच फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल एंड के बीच एक ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है और ये दोनों लिंक हो जाते हैं एक साथ। देखिए ये वाला, और ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम बोलते हैं लेरिएट स्ट्रक्चर। लेरिएट स्ट्रक्चर, लेरिएट मींस चाबुक की तरह, चाबुक की तरह एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ये हो गया फर्स्ट स्टरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, अभी सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में या फिर सेकेंड ट्रांसस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, इधर जो 3 डैश प्राइम में जो OH बॉन्ड रह गया, यहां OH बॉन्ड रह गया 3 प्राइम एंड में, तो ये OH बॉन्ड इस एंड के, इस एक्सॉन के फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड को अटैक करेगा। ठीक है, और उन दोनों के बीच क्या होगा, एक बॉन्ड फिर से बनेगा जिसको हम सेकेंड ट्रांसस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहेंगे। और इस रिएक्शन के एंड रिजल्ट क्या होगा, ये जो 2 एक्शन है, एक्सॉन 1 एंड एक्सॉन 2, वो जुड़ जाएंगे एक साथ, और ये बीच का जो इंट्रॉन सीक्वेंस था पूरा का पूरा वो हट जाएगा, और ये जो इंट्रॉन है वो फाइनली डिग्रेड हो जाता है। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है इंट्रॉन स्प्लाइसिंग का, इसमें बहुत सारा स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए की जरूरत है। ठीक है, टू कंप्लीट द प्रोसेस। इसमें से कौन कौन सा स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए यूज होता है, U1, U2, U3 नहीं रहता, U4, U5 एंड U6, ये 5 स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए यूज होंगे। ठीक है, और ये जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है वो बाइंड करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स के साथ और फॉर्म करेंगे स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन। ठीक है, SNRNP बोलेंगे हम। तो ये प्रोसेस कैसे होता है हम पहले देखते हैं। हमें याद था ये है कौन सा, GU सीक्वेंस, और ये है हमारा AG सीक्वेंस। ठीक है, एंड पॉइंट ये है इंट्रॉन बिगिनिंग, इंट्रॉन एंड। तो पहले क्या होता है, U1 जो SNRNP है, U1 स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन आके इस फर्स्ट सीक्वेंस में GU में बाइंड करेगा। उसके साथ ही एक ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन होगा। ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन मतलब सिंपल है, मतलब डेफिनेशन से ही हमें पता चल रहा है कि ये बाइंड करेगा ब्रांच पॉइंट में जो कि A है, और ब्रांच पॉइंट के साथ साथ एक दूसरा फैक्टर्स भी बाइंड करेगा जो कि U2AF है। तो दोस्तों एज सुन एज ये तीनों मॉलिक्यूल्स आके बाइंड करेंगे, ये जो प्री mRNA है वो कमिटेड हो जाता है कि वो स्प्लाइसिंग होने के लिए अभी रेडी है। तो इसको बोलते हैं हम कमिटमेंट स्टेप। ठीक है, मतलब कि प्री mRNA अभी रेडी है टू गो फॉर स्प्लाइसिंग प्रोसेस। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो ब्रांच बाइंडिंग प्रोटीन था वो निकल जाएगा और उसके प्लेस में आके U2 आके बाइंड करेगा, और U1 और U2 के बीच अभी एक अट्रैक्शन स्टार्ट होगा। इस कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे हम A कॉम्प्लेक्स या फिर प्री स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो U2AF फैक्टर है, स्प्लाइस फैक्टर, वो निकल जाएगा और दूसरे प्रोटीन्स U5, U4 और U6 टुगेदर आके ये बाइंड करेगा और पूरा का पूरा जो ये स्ट्रक्चर है उसको पूरा कंपैक्ट करके क्लोज विसिनिटी में लेके आ जाएगा। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे B1 कॉम्प्लेक्स। नाउ अब देखिए, पहला U1 एंजाइम का काम हो गया, अभी ये निकल जाएगा, रिकॉग्निशन हो गया, वो निकल जाएगा, अभी इसका काम नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों क्या होता है, U4 कॉम्प्लेक्स जो है वो लीव करता है, वो निकल जाता है, और फाइनली हमें एक C कॉम्प्लेक्स या फिर कैटालाइटिक एक्टिव साइट बनता हुआ दिखता है जिसमें U5, U2 और U6 स्मॉल न्यूक्लियो राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन रहता है। और ये जो
पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है वो कैटलाइज करता है जो रिएक्शंस हमने पहले डिस्कस किया था। तो दोस्तों यही था हमारा इंट्रॉन स्प्लाइसिंग प्रोसेस और इसके एंड में हमें एक मैच्योर एमआरएनए मिलता है जिसमें कोई भी इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, चलते हैं आगे। दोस्तों ये जो इंट्रॉन स्प्लाइसिंग का प्रोसेस है वो ऑल्टरनेटिव वे में भी हो सकता है। मतलब अगर आप मान के चलिए ये एमआरएनए है, ये है एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3, एक्सॉन 4 और बीच में हमारा है इंट्रॉन्स। तो ऑल्टरनेटिव वे में कैसा होगा, जैसे कि आप इधर देख सकते हो स्प्लाइस्ड एमआरएनए बीटा ट्रोपोनिन टी में क्या है, एक्सॉन 1, एक्सॉन 2 ये सब हट गया, एक्सॉन 4 और एक्सॉन 5 जुड़ गया। तो ये एक्सॉन 1, एक्सॉन 2, एक्सॉन 4, एक्सॉन 5 मिलके क्या बनाता है, ये प्रोटीन बनाता है या फिर ये एमआरएनए बनाता है। पर ऊपर देखिए ये दूसरी तरफ से स्प्लाइसिंग हुआ, ऑल्टरनेटिव वे में स्प्लाइसिंग हुआ। इधर में क्या क्या रिटेन हुआ, एक्सॉन 1 रिटेन हुआ, ओके, इंट्रॉन्स तो हटेगा ही हटेगा। एक्सॉन 2 रिटेन हुआ, ओके, इंट्रॉन हट गया। एक्सॉन 3 भी रिटेन हुआ पर एक्सॉन 4 रिटेन नहीं हुआ है, एक्सॉन 4 इधर है, एक्सॉन 5 डायरेक्टली रिटेन हो गया। तो ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का यही मतलब है दोस्तों, बहुत इजी है कि एक ही प्री एमआरएनए से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमआरएनए बना सकते हैं थ्रू ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। मतलब एक में अगर 1, 2, 5 जुड़ रहा है तो दूसरे स्टेप में हम क्या सकते हैं, उसी प्री एमआरएनए से हम एक्सॉन 1 को लेंगे पर 2 को नहीं लेंगे, एक्सॉन 3 को जोड़ दिया, फिर 3 को 4 को छोड़ के फिर 5 को जोड़ दिया, तो उस वो जो एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा वो दूसरा होगा और इस एमआरएनए से जो प्रोटीन बनेगा वो दूसरा होगा। तो दिस वे ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हेल्प्स कि हमारा सेल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स भी बन सकता है फ्रॉम द सेम एमआरएनए। ठीक है, चलते हैं आगे। तो एक क्लासिक एग्जांपल है ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का, जहां हम मेल ड्रोसोफिला या फीमेल ड्रोसोफिला का जो सेक्स है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। ये कैसे होता है, ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के द्वारा ही हो सकता है। तो चलिए हम इसको अच्छे से समझते हैं। ये है फीमेल ड्रोसोफिला का स्प्लाइसिंग और ये है मेल ड्रोसोफिला का स्प्लाइसिंग। दोस्तों ड्रोसोफिला में क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम सेट्स का जो रेशियो होता है वो डिटरमाइन करता है कि वो ड्रोसोफिला मेल होगा या फीमेल होगा। मेल के लिए ये x बाय ए रेशियो है 0.5 और फीमेल के लिए x बाय ए रेशियो है 1। तो दोस्तों अभी समझाते हैं आपको ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कैसे डिटरमाइन करता है कि एक ड्रोसोफिला वेदर इट विल बी ए मेल और इट विल बी ए फीमेल। बात करते हैं पहले जीन पे जो कि है सेक्स लिथल जीन या फिर एसेक्सुअल जीन। ये मेल का है, ये फीमेल का है। अभी मेल में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये प्री एमआरएनए एसेक्सुअल जीन है, प्री एमआरएनए एसेक्सुअल है और ये प्री एमआरएनए एसेक्सुअल है फीमेल के केस में। अभी मेल में होता है डिफॉल्ट स्प्लाइसिंग, मतलब उसमें कुछ फैंसी नहीं हो रहा, जो इंट्रॉन्स बीच में रह गए थे उसको सिर्फ हटा के एक्सॉन्स को जोड़ दिया गया और इससे जो बनता है प्रोटीन वो होता है नॉन फंक्शनल। याद रखिएगा मेल में नॉन फंक्शनल एसेक्सुअल प्रोटीन बनता है बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट स्प्लाइसिंग। बट इन केस ऑफ फीमेल क्या होता है, फीमेल जो प्री एमआरएनए एसेक्सुअल जीन है, प्री एमआरएनए एसेक्सुअल है, वो क्या होता है, उसमें ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होता है। देखिए 1, 2, 4 यहां 3 भी था, यहां 3 हट गया, 3 एक्सॉन जो 3 था वो इनकॉर्पोरेट हुआ ही नहीं, तो ये क्या हुआ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस ये ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की वजह से जो प्रोटीन फॉर्म होगा एसेक्सुअल जीन से वो फंक्शनल होगा, फंक्शनल एसेक्सुअल प्रोटीन होगा। अभी इसके वजह से क्या होगा देखिए, अभी ये फंक्शनल प्रोटीन बन गया इन केस ऑफ फीमेल और इन केस ऑफ मेल इट इज नॉन फंक्शनल। नेक्स्ट जीन में आते हैं ट्रांसफॉर्मा जीन या फिर ट्रा। अभी इसमें से जो एमआरएनए बनेगा ये भी डिफॉल्ट स्प्लाइसिंग होगा इन केस ऑफ मेल और डिफॉल्ट स्प्लाइसिंग की वजह से ये भी नॉन फंक्शनल प्रोटीन
टीआरए प्रोटीन है। क्यों क्यों क्योंकि जो ये एसएक्सएल नॉन फंक्शनल प्रोटीन बना था, इट कैन नॉट अफेक्ट ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग इन प्री एमआरएनए ऑफ ट्रांजिन। अगर आप इसी को फीमेल में देखो तो क्या होता है, फीमेल में देखिए जो ये फंक्शनल एसएक्सएल प्रोटीन बना था ना, वो फंक्शनल प्रोटीन क्या करेगा, जो ट्रा प्री एमआरएनए है उसमें ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कर देगा बिकॉज ऑफ दिस फंक्शनल प्रोटीन। ये कास्केड में होगा अभी, तो ये फंक्शनल हो गया इसलिए ये इधर ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कर पा रहा है, और इसके वजह से इधर फिर 1 3 4 रिटेन होगा, जहां की इधर 1 2 3 4 चारों रिटेन हो रहे थे एक्सॉन्स, तो इसमें भी ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग आ गया और ये प्रोटीन भी क्या बन गया, फंक्शनल टीआरए प्रोटीन। अभी ये फंक्शनल प्रोटीन टीआरए प्रोटीन क्या करेगा, जो नीचे वाला प्रोटीन है जो डबल जीन डीएसएक्स प्री एमआरएनए है उसमें भी ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग करने का क्षमता रखता है ये फंक्शनल प्रोटीन, तो क्या करेगा, इसमें भी प्री एमआरएनए में स्प्लाइसिंग होगा और फाइनली जो डीएसएक्स प्रोटीन बनेगा, डीएसएक्स प्रोटीन वो 430 न्यूक्लियोटाइड वाला रहेगा। पर इसमें देखिए, इसमें क्योंकि ये भी नॉन फंक्शनल है तो इट कैन नॉट ब्रिंग एनी इफेक्ट, ये नीचे ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग नहीं कर सकता, और फिर से प्री एमआरएनए जो डीएसएक्स वाला प्री एमआरएनए है, डीएसएक्स जीन का प्री एमआरएनए है, वो भी डिफॉल्ट स्प्लाइसिंग ही होगा, और उसमें जो प्रोटीन्स फाइनली बनेगा वो 550 वाला होगा, मतलब कि थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि उसमें ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हुआ ही नहीं, डिफॉल्ट स्प्लाइसिंग होके बना था। तो बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन एक्स बाय ए रेशियो जो होगा वो मेल के केस में 0.5 रहेगा, और एक्स बाय ए रेशियो जो होगा उस फीमेल के केस में 1 बनेगा, और वो फीमेल ड्रोसोफिला बनेगा, और इन अदर केस जो ड्रोसोफिला होगा वो मेल बन जाएगा। तो देखिए कैसे ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कैन ब्रिंग इट ए वेरी बिग डिफरेंस इन डिटरमाइनिंग सेक्स ऑफ ड्रोसोफिला। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक क्लासिक एग्जांपल जहां ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग काम में आता है। तो दोस्तों ये इंट्रॉन स्प्लाइसिंग के केस में ही एक अनदर टर्म हमें देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसप्लाइसिंग। तो ट्रांसप्लाइसिंग क्या है दोस्तों, अगर ये एक एमआरएनए है, प्री एमआरएनए है, और ये दूसरा प्री एमआरएनए है, तो इसमें भी एक्सॉन्स रहेंगे, इसमें भी एक्सॉन्स रहेंगे, राइट। तो क्या होता है, एक्सॉन फ्रॉम वन प्री एमआरएनए कैन लिंक विथ एक्सॉन्स फ्रॉम अनदर प्री एमआरएनए। तो यहां से एक्सॉन 1 यहां से आया, और एक्सॉन 2 देखिए आप डिफरेंट आरएनए ट्रांसक्रिप्ट एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट से आया है। तो दिस वे भी इंट्रॉन स्प्लाइसिंग हो सकता है, और इसको हम बोलते हैं ट्रांसप्लाइसिंग प्रोसेस। और इसमें एक लैरिएट स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिला था, इसमें जो लैरिएट स्ट्रक्चर है वो वाई सेप्ट का होता है। तो दोस्तों एट द एंड ऑफ ऑल दिस प्रोसेसिंग जो हमने डिस्कस किया, हमें क्या मिलता है, फाइनली हमें मिलता है एक मैच्योर एमआरएनए जिसमें कि एक 5' कैपिंग रहेगा 7 मिथाइल ग्वानोसिन का, एक पॉली ए टेल रहेगा जिसमें 250 बेस पेयर तक पॉली ए टेल बन सकता है, और जो इंट्रॉन्स है वो हट चुके होंगे, और पूरा का पूरा एमआरएनए डिफरेंट एक्सॉन्स से बने रहेंगे जो कि टुगेदर एक्सप्रेस हो सकते हैं एक फंक्शनल प्रोटीन्स के रूप में। तो ठीक है, यही था पूरा का पूरा एमआरएनए प्रोसेसिंग का हिसाब। दोस्तों फाइनली बात करते हैं हम कुछ एक्सेप्शंस के ऊपर। हमें पता है कि यूकेरियोटिक सेल का जो मैक्सिमम जीन्स होता है उसमें इंट्रॉन्स रहेंगे ही रहेंगे, पर हिस्टोन जीन्स जो है उसमें इंट्रॉन्स नहीं रहते, और जो एमआरएनए भी बनता है हिस्टोन एमआरएनए, उसमें पॉली ए टेल लगने की भी जरूरत नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग एस फेज जब क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है, और डीएनए को पैकिंग करने के लिए बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन्स की जरूरत होता है, हमें पता है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर एंड ऑल, न्यूक्लियोसोम बनने के लिए। तो उसमें जो हिस्टोन प्रोटीन्स जरूरी होते हैं वो बहुत शॉर्ट पीरियड में रखता है, और इतना शॉर्ट टाइम में अगर
प्रोटीन चाहिए होता है तो हमें ये सब प्रोसेसिंग के लिए इतना टाइम नहीं होता। जो एमआरएनए है उसको प्रोसेसिंग करने के लिए या फिर इंट्रॉन्स निकालने के लिए उस एमआरएनए से, हिस्टोन प्री एमआरएनए से इंट्रॉन्स निकालने के लिए, पॉली ए टेल लगाने के लिए इतना टाइम नहीं होता। तो इसीलिए नेचर ने उसको ऐसे इवॉल्व किया है इन जीन्स को कि उसमें कोई इंट्रॉन्स नहीं है और एमआरएनए प्रोसेसिंग भी इतनी जरूरत नहीं होती उसमें, ताकि हमें जल्दी से जल्दी हिस्टोन प्रोटीन्स मिल जाए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है। एक और एक्सेप्शन है कि हमें पता है कि बैक्टीरियल आरएनए में पॉली ए टेल नहीं चाहिए, क्योंकि बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्ट जो बनता है वो साइमल्टेनियसली, हमें क्या होता है, साइमल्टेनियसली प्रोटीन सिंथेसिस में हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ ही हो सकता है उसमें। तो पॉली ए टेल की जरूरत नहीं होती बैक्टीरियल एमआरएनए में। बट देयर आर सर्टेन बैक्टीरियल आरएनए जिसमें पॉली ए टेल लगता है अराउंड 10 to 40 न्यूक्लियोटाइड, और वो पॉली ए टेल क्या करता है, दे एक्ट एज ए बाइंडिंग साइट फॉर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आके उसमें बाइंड करेगा एंड इट हेल्प्स फॉर एमआरएनए डिग्रेडेशन। कभी कभी जो एमआरएनए की जरूरत नहीं होती बैक्टीरियल सेल के अंदर, उनको डिग्रेड करने में वो हेल्प करता है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये सब चैनल को सब्सक्राइब करते हो दोस्तों तो मुझे पता लगता है असल में कि मेरा टीचिंग स्टाइल सही जा रहा है, और मुझे काफी मोटिवेशन भी मिलता है कि आप लोग के लिए मैं काफी रिसर्च करूं और ऐसे ही नए नए वीडियो लाता रहूं। क्योंकि अगर मैं सिंपली वीडियो बना रहा हूं और आपसे कोई फीडबैक नहीं मिल रहा ना दोस्तों, तो मुझे असल में पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूं, या फिर मुझे क्या क्या नए स्टाइल लाना चाहिए, या फिर क्या क्या नहीं देना चाहिए वीडियो में, या फिर बहुत लेंथी हो रहा है। तो काफी चीज है दोस्तों। तो आप मेरे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि क्या चाहते हो आप, तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा आपका फीडबैक। ठीक है। और मैं थैंक यू करना चाहूंगा मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को। अभी बहुत कम है पर फिर भी बहुत अच्छा लगता है कि आपने मेरे चैनल को एटलीस्ट सब्सक्राइब किया। तो दिस गिव्स मी ए मोटिवेशन कि अच्छा कोई तो है जो लाइक कर रहा है। तो प्लीज अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। कीप रीडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।